हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो यह है लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज का हमारा गोल है कि हम डिस्कस करें कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बाय ग्राफिकल मेथड। यानी कि इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। एक बात और, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सभी इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव नहीं करने वाले, ठीक है। हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैं एक अलग सेपरेटेड डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसे किस तरह डिराइव करने वाले हैं ये समझेंगे, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। थोड़ा इंट्रोडक्शन अलग हो गया ना, तो चलो वापस से हमारे फॉर्म में आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। आइए समझते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हाँ, ये ठीक था। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे न्यूटन बाबा से। हमारे जो न्यूटन बाबा है ना, उन्हें मोशन की स्टडी करने में बड़ा मजा आ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने मोशन की स्टडी किया और मोशन की स्टडी करके उन्होंने 3 सेट ऑफ इक्वेशंस बनाए। उन्होंने कहा कि ये जो मैं इक्वेशन दे रहा हूँ, ये जो मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ तुम लोगों को, इसके थ्रू तुम लोग ना वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन सभी को कैलकुलेट कर सकते हो। और जो इक्वेशन थे वो इन तीनों को रिलेट कर रहे थे, ठीक है। तो जो सबसे पहला इक्वेशन था वो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा इक्वेशन था वो था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो अब इन इक्वेशन से रिलेटेड एक बहुत ही जरूरी बात आपको मुझे बतानी है। वो जरूरी बात क्या है? वो जरूरी बात ये है कि ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ना तीनों इक्वेशंस, ये इक्वेशन ना तभी काम करेंगे जब आपका मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन हो। सर ये क्या होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मतलब उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो बट यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है। मतलब अगर एक बार हमने देखा कि जो एक सेकंड के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है वो 2 मीटर पर सेकंड है, तो हर बार 2 मीटर पर सेकंड ही चेंज होनी चाहिए वेलोसिटी हर सेकंड में, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अरे डेफिनेशन देखो ना, when the amount of change in velocity is equal in equal interval of time then the motion is called uniformly accelerated motion, सिंपल, ठीक है। और लीनियर मोशन भी होना चाहिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्ट जो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, और आप बोलोगे चलो उसके अंदर ये इक्वेशंस को यूज करता हूं, तो भैया ये नहीं होने वाला, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग फटाफट से डिराइव कर लेते हैं v is equals to u plus at, यानी कि फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जो हमने पहले भी पढ़ा है। इससे पहले की वीडियो में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आप नहीं जानते, ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक करो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में जानो, ठीक है। ओके, और अगर जानते हो तो आगे देखो, नहीं जानते तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है जिसमें y एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी होता है एज ऑलवेज और x एक्सिस में टाइम है एज ऑलवेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिन भी है, दैट इज 0 से उसे इंडिकेट किया वहां पे, ठीक है। नाउ तो मान लेते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट डी पर है, ठीक है। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट डी पर है, क्लियर है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट डी पर मूव कर रहा है कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है। अभी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक इनिशियल वेलोसिटी इसके पास मान लेते हैं u, जिससे वो वहां पे मूव कर रहा है, ठीक है। बट हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपनी वेलोसिटी चेंज करना चाहता है, और कैसे चेंज करेगा? यूनिफॉर्म वे में, है ना। इक्वल अमाउंट में अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी चेंज करते हुए आगे बढ़ेगा। तो अब ग्राफ में जो लाइन बनेगा वो लाइन कैसे बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करते करते पॉइंट डी से आगे की तरफ जाएगा और कहां पहुंचेगा? पॉइंट बी पर पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? पॉइंट बी पर पहुंचेगा, ठीक है क्या? यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, जब वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा तब तक उसने अपनी वेलोसिटी ठीक ठाक बढ़ा ली होगी,
तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो b है उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ v होगी, स्मॉल v होगी, ठीक है, v स्मॉल v होगी, ठीक है। तो इस टाइम पे इसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी, जिसको हम लोग इस पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना दिया, वो जहां पे इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट को मैंने नाम दिया c, उस पॉइंट को मैंने नाम दिया c, ठीक है। और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हमको पता चल गई v, वेलोसिटी क्या पता चल गई v। ओके, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ओके, नाउ आपका जो ऑब्जेक्ट था वो स्टार्टिंग पे पॉइंट डी पर था, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में पॉइंट डी पर था। तो उस टाइम पे हम लोग मोशन को जस्ट ऑब्जर्व करना शुरू किए थे, इसलिए वहां पर जो टाइम है वो जीरो था, ठीक है। इस पॉइंट पर जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे जो आपका टाइम होगा वो क्या होगा, जीरो, ठीक है। इस पॉइंट पर जो आपका टाइम होगा वो क्या होगा, जीरो। अब आप क्या कर रहे हो, आप पॉइंट डी से मूव करके बी तक आ गए हो, है ना। तो जब आप बी तक आए तब तक कुछ तो टाइम हुआ होगा ना। तो हम लोग एट पॉइंट बी टाइम निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट बी से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और जहां पे वो परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, उधर तक का हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ जो हुआ वो पॉइंट ई पर, यहाँ पर पॉइंट ई पर आके इंटरसेक्ट किया, और यहाँ पे आपका कुछ टाइम हो गया टी, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आ गया अभी तक कि पॉइंट डी से पॉइंट बी तक आपने जो टाइम लिया है वो टाइम है स्मॉल टी, ठीक है। और इनिशियली आपका जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी था u, और उसके बाद आपका जो फाइनल वेलोसिटी था वो फाइनल वेलोसिटी था v। क्लियर रहेगा। तो इन सारी चीजों को जो हमको मालूम पड़ा है उसे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना होगा, u के इक्वल होगा। बट ग्राफ में उसे कैसे लिखोगे, ग्राफ में आप उसे जीरो यानी कि ओरिजिन यानी कि o से लेकर के d तक लिखोगे। कहां तक लिखोगे, o से लेकर के d तक। तो आप यहाँ पे O से लेकर के D तक आपका क्या बोलोगे, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर रहेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू OD। क्लियर है। अब आपका फाइनल वेलोसिटी कितने के इक्वल होगा, तो ये O से V तक होगा, है ना, O से C तक होगा, O से C तक होगा, है ना। फाइनल वेलोसिटी जो आपका V होगा, और O से लेकर के C तक उसे मेजर करोगे, ठीक है। तो आपका फाइनल वेलोसिटी O से C तक होगा, ठीक है। और उसे लिखोगे the final velocity of object is v which is equals to oc। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ओके, नाउ आपका टाइम कितना गया, तो आपका टाइम जो है वो o से लेकर के c तक गया ना। कहां तक गया, o से लेकर के c तक गया ना, है ना। अच्छा, तो इसे आप लिखोगे कैसे, टाइम इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू ओई। समझ में आ गया क्या, क्लियर रहेगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, एक्सेलरेशन फाइंड करने वाले। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि a, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, है ना। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलता है, v माइनस यू करके, फाइनल माइनस इनिशियल करके, है ना। अपॉन में टाइम क्या होगा आपका, टाइम होगा t। क्लियर है। ओके, नाउ ये a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी हो गया आपका, ठीक है। ना अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो t है इस t को वहां भेज के डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। नाउ a इंटू टी इज इक्वल्स टू v क्या होता है, v है आपका, देखो यहाँ पे OC दिया हुआ है ना, v क्या है आपका OC। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OC माइनस u क्या है आपका, u है आपका OD, u क्या है आपका OD, तो यहाँ पे OD लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ देयरफॉर मुझे एक बात बताओ, AT इज इक्वल्स टू OC माइनस ED क्या होगा, ये पूरा का पूरा OC में से अगर आप OD माइनस कर दोगे, इतना पार्ट माइनस कर दोगे, तो सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, है ना, इतना पार्ट बचेगा जो कि D से लेकर के C तक है, यानी DC, है ना। DC बोलो या CD बोलो एक ही बात है ना। जब आप पूरे OC में से OD माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो DC होगा ना, तो उसको आप DC बोलो या CD बोलो एक ही बात है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CD। क्या लिख देता हूँ मैं, CD। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, सिंस OC माइनस OD इज इक्वल्स टू CD। क्लियर रहेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ, देयरफॉर CD इज इक्वल्स टू AT नंबर 1।
बोलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपको सी डी की वैल्यू क्या मिल गई, सी डी की वैल्यू मिल गई 80। अब ये याद रखना, ठीक है, तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन के टाइम पे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू क्या है आपका, ए डी आया, सॉरी ए डी बोल दिया मैंने, सी डी इज इक्वल टू क्या है आपका 80 आया, ठीक है, क्या आया 80 आया, इसको दे दिया मैंने नंबर 1। अब आगे, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब आपको ये पॉइंट डी दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है, ये पॉइंट डी दिखाई दे रहा है। मैं क्या करता हूँ ना, इस पॉइंट डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगा, ठीक है, एक मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगा, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, और ये बी जो दिख रहा है ना, बी उसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये मैंने ड्रॉ क्यों किया, ये आपको आगे समझ में आएगा, बट इसके ड्रॉ करने से हुआ क्या, इसके ड्रॉ करने से हमको यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स मिल गए, ठीक है। एक देखो ये ऊपर वाला रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, शेप बी सी डी ए, ये जो आपको बी सी डी ए दिख रहा है ये, और दूसरा आपको शेप यहाँ पे दिख रहा है डी ए ई ओ, डी ए ई ओ, ठीक है। ये ऊपर बड़ा वाला रेक्टेंगल मिल गया आपको और ये नीचे छोटा वाला रेक्टेंगल मिल गया आपको। अब रेक्टेंगल में होता क्या है, रेक्टेंगल में ना अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना। तो इस रेक्टेंगल के अंदर, ऊपर वाले रेक्टेंगल के अंदर जो बी ए है वो किसके इक्वल रहेगा, सी डी के इक्वल रहेगा, जो BC है वो किसके इक्वल रहेगा, AD के इक्वल रहेगा। क्लियर रहेगा क्या। अच्छा, नीचे वाले जो रेक्टेंगल है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो AE है वो किसके इक्वल रहेगा, OD के इक्वल रहेगा, और जो आपका AD है वो किसके इक्वल रहेगा, OE के इक्वल रहेगा। ये सारी बातें समझ में आ रही है। तो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई उस चीज को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x axis from point D, ठीक है, क्लियर रहेगा। और ऐसा कि परपेंडिकुलर रहे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू BE, ठीक है, BE को क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे, कहां पर, एट पॉइंट A। यहां तक समझ में आ गया। तो इससे क्या क्या पता चला, इससे ये हो गया कि जो आपका AB है वो किसके इक्वल रहेगा, CD के इक्वल रहेगा। इसको दे दो नंबर 2। नंबर 2 क्यों, बिकॉज इससे पहले नंबर 1 मैंने दिया है, ठीक है, CD इज इक्वल्स टू AD को, है ना। इसके बाद में आप बोल सकते हो कि AD जो है वो किसके इक्वल रहेगा, AD जो है वो OE के इक्वल रहेगा, इसको दे दो नंबर 3, ठीक है। इसके बाद आप बोल सकते हो कि AE जो है वो किसके इक्वल रहेगा, वो OD के इक्वल रहेगा, इसको दे दो आप नंबर 4, ठीक है। और इसके बाद अभी आप बोल सकते हो लास्ट में कि जो आपका BE है वो किसके इक्वल रहेगा, वो OC के इक्वल रहेगा, इसको दे दो आप नंबर 4। ये जो आपका पूरा BE है, ये जो आपका पूरा BE है वो किसके इक्वल रहेगा, OC के इक्वल रहेगा। क्लियर। तो आपको मालूम पड़ गया जो आपका AB है ये किसके इक्वल रहेगा, CD के इक्वल रहेगा, है ना। आपको मालूम पड़ गया आपका जो AD है वो किसके इक्वल रहेगा, OE के इक्वल रहेगा, ठीक है। आपको मालूम पड़ गया आपका जो AE है वो किसके इक्वल रहेगा, OD के इक्वल रहेगा, ठीक है। आपको मालूम पड़ गया जो का BE है वो किसके इक्वल रहेगा, OC के इक्वल रहेगा। क्लियर है इतना पक्का। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नाउ जो BE है वो है BA प्लस AE के इक्वल। बोलो सिंपल है, समझ में आया, बिकॉज B जो है और A जो है और E जो है ये तीनों एक ही लाइन में, ठीक है। देखो ना, अगर मैं BA में, ये जो आपको BA दिखाई दे रहा है, अगर इस BA में मैं AE ऐड करता हूँ तो मुझे पूरा BE नहीं मिलेगा। हाँ सीधी बात है ना, BA में अगर मैं AE ऐड करूंगा तो पूरा BE मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो अब मुझे ये बताओ कि BE किसके इक्वल है, BE जो है वो OC के इक्वल है, इज इक्वल टू BA, यानी कि AB किसके इक्वल है, AB जो है वो CD के इक्वल है, नंबर 2 देखो, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ CD प्लस AE किसके इक्वल है, AE जो है वो OD के इक्वल है, नंबर 4 में देख लो, है ना। तो OD के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, मैंने ये बोला कि OC इज इक्वल टू CD प्लस OD होगा, ठीक है। अब OC किसके इक्वल होता है, OC जो है वो V के इक्वल है ना, इससे पहले देखा था। CD किसके इक्वल है, CD जो है वो AT के इक्वल है ना। प्लस OD किसके इक्वल है, OD तो U के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 मैंने बोल दिया CD जो है वो AT के इक्वल है। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब इसको जरा रीअरेंज कर दो, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, तो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये आपको कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा, यस,
यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो सबसे पहला काइनेमेटिक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी किस तरह से प्रूफ होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए आए हो और कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है एक्सप्लेनेशन, तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए